हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सॉल्यूशंस एंड ट्रिक्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं CSS टेक्निकल इंटरव्यू पार्ट 2। CSS पार्ट 2। अगर आपने अभी तक CSS पार्ट 1 नहीं देखा है तो अभी जा कर के आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले सवाल की तरफ से। पहला सवाल है, व्हाट इज़ द CSS Z इंडेक्स प्रॉपर्टी एंड हाउ इट इज़ यूज्ड टू कंट्रोल द स्टैकिंग ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स। तो इसके बारे में अगर मैं थोड़ा चर्चा करूं तो ये कह सकता हूं कि CSS Z प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू कंट्रोल द स्टैकिंग ऑर्डर ऑफ स्टैकिंग ऑर्डर ऑफ एलिमेंट that overlap in a web page। मतलब CSS Z प्रॉपर्टी Z इंडेक्स प्रॉपर्टी का इस्तेमाल वेब पेज में एक दूसरे के ऊपर, मतलब जैसे कोई एलिमेंट एक दूसरे के ऊपर, एक मतलब स्टैकिंग का मतलब ही यही होता है कि एक एलिमेंट जैसे रखा हुआ है उसके ऊपर जब कोई एलिमेंट दूसरा आ जाता है, ठीक है, ओवरलैप। जैसे अब इसमें स्क्रीन की तरफ से अगर बात करें तो ओवरलैप की सिचुएशन आ जाती है। सपोज मैंने एक ब्लू कलर का बॉक्स बनाया और उसके ऊपर मैंने रेड कलर का बॉक्स बना दिया, ऐसा, ठीक है। उसके ऊपर फिर मैंने ये ग्रीन कलर का बॉक्स बना दिया, ऐसा। और मैं अब चाहता हूँ कि मुझे जो है ये ब्लू कलर वाला जो है ये विजिबल पूरा होना चाहिए। तो ये कुछ हम लोग करते हैं किसके थ्रू? Z इंडेक्स प्रॉपर्टी के थ्रू। तो वही कह रहा है कि स्टैकिंग ऑर्डर को ये नियंत्रित करने के लिए होता है, ठीक है, कंट्रोल करने के लिए होता है। इससे तय होता है कि किस एलिमेंट को किसके सामने या पीछे दिखाया जाना चाहिए। तो एलिमेंट को एक से अधिक मतलब Z इंडेक्स वैल्यू रखते हैं, उनके आगे के एलिमेंट्स के सामने दिखते हैं। इसका अगर और कुछ बात करें तो इसमें की पॉइंट्स के अगर बारे में बात करें तो इसमें की पॉइंट्स होता है, पहला है वैल्यूज, ठीक है, वैल्यूज। कुछ वैल्यूज हम लोग देते हैं। तो Z इंडेक्स प्रॉपर्टी को पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर और ऑटो वैल्यू एक्सेप्ट करती है, ठीक, यानी कि -1 +1 ऐसा कुछ इंटीजर दे दो, पॉजिटिव नेगेटिव, या ऑटो कर दो, ठीक है। उसके बाद नंबर 2 होता है इसमें हायर वैल्यू फ्रंटवर्ड, हायर वैल्यू फ्रंट वर्ड। इसका क्या मतलब है कि एलिमेंट जो अधिक Z इंडेक्स वैल्यू रखते हैं उनके सामने वाले एलिमेंट्स के आगे दिखते हैं। जिसका Z इंडेक्स ज़्यादा होगा, जैसे इसकी Z इंडेक्स को हम लोग ज़्यादा कर देंगे तो ये सामने दिखने लग जाएगा। नंबर 3 है डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट में क्या होता है कि आमतौर पर एलिमेंट्स के पास Z इंडेक्स की डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑटो होती है, ठीक है। ये जो ऑटो वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट होती है, इसका मतलब है कि वो डॉक्यूमेंट फ्लो में नॉर्मल स्टैकिंग ऑर्डर को फॉलो करते हैं। नंबर 4 है स्टैकिंग कॉन्टेक्स्ट, स्टैकिंग कॉन्टेक्स्ट। और ये इसका क्या मतलब था ऑटो का, कि मतलब जैसे कि तुमने रेड दे दिया, फिर उसके बाद ग्रीन दे दिया, तो जो लास्ट वाला रहेगा उसको ये प्रायोरिटी देगा, ठीक है ना, अगर ऑटो सेट है तो। इसके बाद स्टैकिंग कॉन्टेक्स्ट। तो Z इंडेक्स प्रॉपर्टी एलिमेंट के लिए एक स्टैटिंग कॉन्टेक्स्ट बनाता है। एलिमेंट जो एक ही स्टैकिंग कॉन्टेक्स्ट के अंदर हैं, उनका Z इंडेक्स वैल्यू के आधार पर उनकी स्टैकिंग ऑर्डर डिसाइड होती है, ठीक है। वही जो मैंने बताया था कि मतलब एक वैल्यू सेट होती है, ठीक है, वैल्यू सेट करना पड़ता है, जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी उसके आधार पर Z वैल्यू जो है मतलब ये प्रॉपर्टी शो होती है, स्टैकिंग ऑर्डर शो होती है। नंबर 5 है पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। इसका क्या मतलब है कि एलिमेंट जो किसी पेरेंट एलिमेंट के अंदर हैं और जिसका Z इंडेक्स वैल्यू स्पेसिफाइड है, वो अपने पेरेंट के रिलेटिव एक नए स्टैकिंग कंटेक्स्ट के
अंदर होते हैं। इसका मतलब है कि उनकी स्टैकिंग ऑर्डर सिर्फ उन्हीं एलिमेंट्स के साथ होती है जो उनके पेरेंट के बाहर के एलिमेंट से अलग होती है। सिक्स्थ है निगेटिव वैल्यूज। निगेटिव वैल्यूज, इसका क्या मतलब है कि एलिमेंट जो निगेटिव जेड इंडेक्स वैल्यू रखते हैं वो पॉजिटिव वैल्यूज वाले एलिमेंट के पीछे दिखेंगे। ठीक, मतलब क्योंकि निगेटिव का मतलब ही हो गया कि वो कम हो गया है ना, वैल्यू कम हो गई। और निगेटिव जेड इंडेक्स वैल्यू के बीच की स्टैकिंग ऑर्डर उनके न्यूमेरिक ऑर्डर के आधार पर डिसाइड होती है, यानी कि कम वैल्यू वाले मतलब ज़्यादा कंट्रोल करते हैं ना। फिर इसके बाद अगर हम बात करें, इसका प्रैक्टिकल करके भी बता देते हैं ताकि आप लोग को और भी ज़्यादा अच्छे से इसके बारे में पता चले। तो हम आ जाते हैं अपने स्क्रीन पे और यहाँ पे मैं एक नया फोल्डर बनाता हूँ। यहाँ पे ये मैंने विजुअल स्टूडियो कोड खोल लिया है और अब मैं यहाँ पे जो है एक अपनी नई फाइल बनाता हूँ। यहाँ पे मैं रख देता हूँ css part 2.html, ठीक है। और इसके बाद इसी का एक css भी बना देता हूँ, css part 2.css, ठीक है। इसको मैं आपस में लिंक भी कर देता हूँ अभी के लिए, HTML5 और css part 2.css सेव किया। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं तो चलिए, ये हमने एक नई फाइल बना ली है HTML की। अब हम देखते हैं इसको कैसे हम लोग इसमें जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी को दिखाते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या कर दूंगा कि एक मैं डिव क्लास बना लेता हूँ, ठीक है। तो सपोज़ मैंने element1 नाम का एक डिव क्लास बना लिया और इसी तरीके से मैं एक और बना लेता हूँ, इसे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने element1, element2, element3 ये मैंने रख दिया, इसको मैंने सेव कर दिया है। अब मैं क्या करूँगा, ये क्लास याद रखिएगा, मैं CSS पार्ट में जा रहा हूँ। CSS में क्या करूँगा, मैं यहाँ पर मैं अब इन एलिमेंट्स को मैं स्टाइलिंग करूँगा, ठीक है। तो स्टाइलिंग मैं ऐसे कुछ कर देता हूँ, देखो ये ऐसा कुछ रहने वाला है। इसको मैं, ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसकी स्टाइलिंग करने जा रहा हूँ। तो डॉट एलिमेंट क्लास सेलेक्टर है ये, आप लोग को मैंने बताया था। और यहाँ पे मैं कर देता हूँ सबसे पहले तो बैकग्राउंड कलर इसका मैं कर देता हूँ रेड, ठीक है। और इसको कुछ हाइट विड्थ भी दे देता हूँ मैं। तो विड्थ दे दिया मैंने इसकी 100 पिक्सल सपोज, और हाइट दे देता हूँ 100 पिक्सल। सेव, ये यहाँ पे ये आ चुका है, एक element1 आ चुका है। इसी तरह element2 भी बना देता हूँ, element2, और ये सारी प्रॉपर्टीज़ मैं यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ एक बार, और इसको मैं कर देता हूँ, इसको सपोज अपन ब्लू कर देते हैं। सेव, ये आ गया एक। इसके बाद डॉट एलिमेंट 3 भी बना देते हैं हम लोग, और ये सारी प्रॉपर्टी को हम लोग कॉपी करेंगे और फिर से इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ, इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ, ठीक है। आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा मैंने क्या किया है। अब मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले इनको एक लाइन में ले आना पड़ेगा, है ना, क्योंकि ये डिव दिया था हमने,
तो इस वजह से इसको एक ब्लॉक मिल चुका है, ये इसका ब्लॉक अलग, इसका ब्लॉक अलग, इसका ब्लॉक अलग है। तो इनको अगर मैं पोजीशन इनका एब्सोल्यूट कर दूं, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि पोजीशन एब्सोल्यूट करने पे क्या होता है। पोजीशन एब्सोल्यूट करने पे ये होगा कि ये अपने मतलब पेरेंट्स, जो भी इसका पेरेंट क्या है, इसका पेरेंट है अपना ये पूरी बॉडी, तो एक ही जगह पे ये सब लोग आ जाएंगे। देखिए जैसे ये सेव किया मैंने और इसको भी मैं एब्सोल्यूट करूँगा, सबको मैं एब्सोल्यूट कर देता हूँ, सबको मैं एब्सोल्यूट कर देता हूँ, तो ये एक के ऊपर एक आ जाएंगे। मतलब यहाँ पे सारी चीज़ें आ गई, यहीं पर रेड भी है, यहीं पे ब्लू भी है और यहीं पे ग्रीन भी है। जब दिखेगा नहीं क्योंकि ये एक के ऊपर एक स्टैकिंग हो गई। एब्सोल्यूट में क्या होता है कि इनका जो यहाँ से चालू होगा है ना, अगर मतलब मैं कुछ लेफ़्ट राइट करके दिखाऊं तो ये देखो यहाँ से मैं अगर लेफ़्ट राइट कर देता हूँ, अगर मैं सपोज़ लेफ़्ट कर दूँ इसको मैं थोड़ा सा, सपोज़ 20 px, तो शायद आपको ये ब्लू वाला दिखे थोड़ा बहुत। ये देखो ब्लू वाला थोड़ा सा दिख रहा है। और इसके बाद अगर मैं इसमें इसको भी थोड़ा सा अगर मैं कर दूं लेफ़्ट टॉप, हालांकि ये अपन करेंगे ही, तो इस पर मैं ना करके मैं अभी इसको चेंज करूंगा। तो सपोज़ क्या हुआ कि रेड वाला अभी यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, और ब्लू ग्रीन सभी से के ऊपर आ चुके हैं। अब हम क्या करते हैं, एलिमेंट 2 में जाएंगे और एलिमेंट 2 में हम लोग क्या करते हैं, इसको टॉप या लेफ्ट से थोड़ा हम लोग इसको थोड़ा खिसकाते हैं ताकि ये चीज़ें दिखने लग जाए, है ना। तो चलो यहाँ से हम लोग टॉप देते हैं इसको। टॉप का मतलब क्या रहेगा कि टॉप से हम लोग कितना नीचे ला रहे हैं। तो सपोज़ हम उसको टॉप से थोड़ा 50 px नीचे लाते हैं, 50 px नीचे लाते हैं। और क्या करेंगे, इसको हमें इधर खिसकाना है, इस साइड। तो इस साइड के लिए क्या करेंगे, लेफ़्ट, है ना। ये इधर से ऐसे जाएगा तो कैसे जाएगा, लेफ़्ट जाएगा। तो लेफ़्ट थोड़ा सा उसको हम लोग कर देते हैं, फोर्स हम लोग लेफ़्ट से लगा रहे हैं। और टॉप से लगाएंगे तो ये नीचे आएगा और लेफ़्ट से लगाएंगे तो ये किधर साइड जा रहा है, राइट साइड मूवमेंट जा रही है इसकी, है ना। तो 50 px इसको भी दे देते हैं हम लोग। तो ये सेव किया मैंने और ये देखो थोड़ा ये दिखने लग गया ब्लू, ठीक है। और ये इसके उसमें चला गया, तो एक काम करते हैं, इसको अभी के लिए हटा ही देते हैं, ठीक है। ये वाला सेव कर देते हैं, ये ब्लू आ गया। अब इसके बाद मतलब ये थोड़ा सा 50 इधर खिसका और थोड़ा सा नीचे आ गया। अब इसमें अपन लोग फिर एलिमेंट 3 में आते हैं और एलिमेंट 3 में क्या करेंगे, इसको भी हम लोग टॉप लेफ्ट से थोड़ा 100 पिक्सल खिसका देते हैं, ठीक है। तो एलिमेंट 2 को हम लोग ये कॉपी करते हैं, ये वाला पार्ट, और यहाँ से हम लोग पेस्ट कर देते हैं और इसको 100 कर देते हैं, सपोज 100 और 100 सेव किया मैंने। अब देखो ये ऐसे कुछ आ गया, एक के ऊपर एक, हमें पता चल रहा है कि एक के ऊपर एक गिरा हुआ है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें जो है इसको जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी देते हैं और देखते हैं कि क्या होता है जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी आखिरकार, है ना। मैं चाहता हूं कि अभी के लिए मेरा रेड वाला जो है ये दिखने लग जाए, ऊपर आ जाए। तो इसको मैं जेड इंडेक्स अगर मैं दे दूं 1 तो ये ऊपर आ गया। अगर मुझे ब्लू वाला ऊपर दिखाना है तो इसको एलिमेंट 2 को मुझे जेड इंडेक्स इसकी मुझे ज़्यादा देनी होगी, यानी कि जितना मैंने 1 को दिया है उससे ज़्यादा अगर मैं इसको दे दूं 2 और सेव करूं तो देखो ब्लू ऊपर आ गया। अब अगर ग्रीन को मुझे ऊपर दिखाना है तो मुझे इसको ग्रीन को दे दिया जेड इंडेक्स, सपोज मैंने इसको दे दिया 3 और सेव किया, ये आ गया ग्रीन। अब मैं चाहता हूं कि ब्लू पीछे चला जाए, रेड ऊपर आ जाए, तो क्या करेंगे, रेड को मैं ऊपर ज़्यादा दे देता हूँ, 3 से ज़्यादा कर दिया। अगर मान लो मैंने 4 कर दिया, सबसे ज़्यादा ऊपर कौन सा आ जाएगा, रेड आ जाएगा। देखो ये यहाँ से आप लोग देख सकते हो रेड ऊपर आ गया, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं ब्लू को क्या कर दूँ, जैसे इसका 3 है, अगर मैं इसका कर देता हूँ चलो 5, तो ब्लू पूरा दिखने लग जाएगा, विजिबल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है अपन इसको भी कर सकते हैं चेंज। इसको अब मैं मान लो कर देता हूँ, सपोज इसको मैंने दे दिया 2 और इसको मैंने दे दिया 3। सपोज देखते हैं क्या होता है, कुछ वेरिएशन लाते हैं। तो अभी तो कुछ नहीं हुआ, इसको अपन 6 कर देते हैं, सेव किया, ये आ गया ऊपर, ठीक है। मतलब जिसकी जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी ज़्यादा रहेगी वो ऊपर उभर के दिखने लग जाएगा। तो यही है कुछ जेड इंडेक्स। आगे बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ डू यू सेंटर एन एलिमेंट हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली इन CSS। क्या कह रहा है कि हमें किसी एलिमेंट को अगर
अपने पेज के, वेब पेज के बिल्कुल बीचों बीच लाना है। तो कैसे करेंगे, तो इसको अपन जो है कोडिंग के थ्रू सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि हम लोग करेंगे क्या। ठीक है, तो सेंटर हमें लाना है। ठीक है, ये स्क्रीन है हमारी पूरी। अब मान लो मुझे कोई एलिमेंट बिल्कुल बीचों बीच लेकर के आना है यहाँ पे एकदम। तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, सबसे पहले तो मैं ये कर दूँ, अगर मान लो सबसे पहले तो हमें ये पता है कि एब्सोल्यूट उसको मिली होगी, यहाँ पे कहीं हमारा एलिमेंट होगा। ठीक है, ये मेरा एलिमेंट कुछ यहाँ पे रखा होगा, मुझे लेकर के आना है यहाँ पर। ठीक है, तो मैं कैसे करूँगा, इसको सबसे पहले 50% आगे बढ़ाऊँगा। तो यहाँ से जैसे ही वो 50% आगे बढ़ेगा, मान लो ये यहाँ से 50% है। ठीक है, तो ये 50% आगे मैंने बढ़ाया, तो ये आएगा ऐसा कुछ। ठीक, उसके बाद मुझे टॉप से 50% करना है। ठीक है, तो टॉप से मैं लेकर के आऊँगा कुछ ऐसा, नीचे लेकर के आऊँगा, तो ये टॉप से ऐसा कुछ 50% हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से ऐसे कुछ 50% ऐसा हो जाएगा, यहीं से नीचे आएगा ना ये। लेकिन अभी भी आप लोग देख पा रहे हो कि ये सेंटर पे प्रॉपर नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि 50% तो मतलब ये यहाँ से है, मुझे यहाँ से इसका चाहिए, यहाँ से डायमेंशन, मतलब ये इतना जो पोर्शन रहेगा ये थोड़ा आगे खिसका रहेगा, है ना, अपने सेंटर पॉइंट से, है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी लगा देंगे। फिर हम लोग ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी लगा करके क्या कर देंगे, इसमें -50% और -50%, यानी कि क्या कर दिया इसने पहले तो टॉप से -50% किया, तो ये यहाँ से इसका ट्रांसलेशन होगा। ठीक है, यहाँ से और यहाँ से, तो ये -50% मतलब यहाँ पे आएगा कुछ ऐसा कुछ करके। ठीक है, अब इसके बाद -50% यानी कि इधर से इसको किसका, ये ऐसा आ जाएगा। ठीक, बिल्कुल सेंटर पे आ जाएगा ये। यही हम लोग कुछ करने वाले हैं। ठीक है, आइए देखते हैं इसको भी हम लोग कोडिंग करके देखते हैं कि क्या होता है आखिरकार। तो सबसे पहले मैं अपने VS कोड को खोल लेता हूँ, यहीं पे आ जाता हूँ इसी में, और ये सारा पार्ट मैं हटा देता हूँ। ठीक है, इसको सेव करते हैं अपन, और इन सब चीज़ों को भी अपन हटा देते हैं। ठीक है, सेव करते हैं। अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे सबसे पहले मैं एक डिव क्लास बना देता हूँ। ठीक है, तो चलो डिव क्लास मान लो मैंने बनाया कंटेनर करके, फिर उसके अंदर मैंने एक और क्लास बना दिया सेंटर्ड एलिमेंट करके, मान लो सेंटर्ड एलिमेंट। ठीक है, अब इसके अंदर मैं एक कोई सेंटेंस लिख देता हूँ। सपोज लिख देते हैं अपन, दिस इज अ सेंटर्ड एलिमेंट, है ना, दिस इज एन सेंटर्ड एलिमेंट। ओके, सेव किया मैंने। अभी ये कुछ नहीं लिख करके, अभी मतलब ये केवल लिख करके ऐसे आ रहा है। ठीक, अब हम लोग इसकी स्टाइलिंग करते हैं थोड़ा सा, ताकि दिखे थोड़ा, है ना। तो सबसे पहले कंटेनर बनाया, फिर सेंटर्ड एलिमेंट बनाया। तो सबसे पहले मैं इसके कंटेनर को लेता हूँ, कंटेनर, और इसमें मैं कुछ चेंज कर देता हूँ। सपोज इसकी मैं विड्थ दे देता हूँ 300 पिक्सल्स। ठीक है, और हाइट दे देता हूँ 200 पिक्सल्स, और इसे मैं बॉर्डर भी थोड़ा शो कर देता हूँ, बॉर्डर 1px सॉलिड। सपोज इसका कुछ कलर ऐसा कुछ दे देते हैं, CC से ग्रे। ठीक है, ये आ गया आपका, देखो, है ना। इसको अपन रिलेटिव भी कर देते थोड़ा, तो रिलेटिव हो जाए इसका, ताकि, है ना, पोजीशन अपन रिलेटिव कर देते हैं। सेव किया। अब इसके बाद अपन उसके सेलेक्ट करते हैं जो अपना बॉक्स बनने वाला है, सेंटर में जो जाएगा, सेंटर्ड एलिमेंट। ठीक है, इसे मैंने सेलेक्ट किया, और इसका मैं पोजीशन लूँगा एब्सोल्यूट। पोजीशन जैसे ही मैं एब्सोल्यूट लूँगा तो किसके एब्सोल्यूट हो जाएगा, ये अपने पेरेंट डिव के, है ना, यानी कि ये रिलेटिव इसके जो कंटेनर है। तो इसको मैं एब्सोल्यूट लिया, सेव किया, और फिर इसको मैंने किया, इसको टॉप दे देते हैं 50% मैंने कहा था,
फिर उसके बाद और इसमें दे देते हैं लेफ़्ट 50% है ना, लेफ़्ट दे देते हैं 50%, सॉरी ये आपके नहीं रहा, लेफ़्ट 50%। फिर उसके बाद ट्रांसफॉर्म भी कर देते हैं इसे। अभी तो पहले इतना देखते हैं होता क्या है अपन का। ये कुछ यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब इसमें अपन ट्रांसफॉर्म वाली प्रॉपर्टी लगा देते हैं। पहले ट्रांसफॉर्म, इसमें लगाते हैं अपन ट्रांसलेट। क्या बोला था मैं, -50 -50 -50% और -50%, और ये मैंने सेव कर दिया। अब देखो एकदम ये बिल्कुल सेंटर पे आ रहा है ना। इसको अगर मैं div के थ्रू भी अगर बता दूं तो div के थ्रू भी बता देते हैं। अगर मैं ये div लिया मैंने सेंटर्ड एलिमेंट, तो इसका मैं कुछ कलरिंग कर देता हूँ इसमें, है ना, बैकग्राउंड कलर, इसको ले लेते हैं रेड। सेव किया मैंने, ये देखो एकदम सेंटर पे आ रहा है चीज़ें, है ना, इसके इस बॉक्स के बिल्कुल से, ठीक है। आई होप आप लोग ये बात को समझ गए होंगे। और अगर मैं ये सेंटेंस हटा दूं तो शायद आपको और क्लियर हो जाएगा। अगर ये मैं सेंटेंस को हटा देता हूँ, उसको सेव करता हूँ, अब जो है यहाँ पे मैं इसकी थोड़ी हाइट और विड्थ दे देता हूँ। हाइट दे देता हूँ 50 px, सपोज 50 px या 100 px देना सही रहेगा, थोड़ा विजिबल रहे, 100 px। और फिर उसके बाद इसका विड्थ भी दे देता हूँ, 100 px, और सेव किया। देखो एकदम सेंटर पे आ रही है, बिल्कुल सेंटर पे, है ना। तो आई होप ये आप समझ गए होंगे। देखो ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या किया है, ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी ये एलिमेंट को उसकी खुद की लंबाई और चौड़ाई से, है ना, जो उसकी खुद की इसकी हाइट और विड्थ होगी, उससे उसकी 50% को ऊपर और लेफ्ट की डायरेक्शन में ले जाता है। इससे एलिमेंट को उसके कंटेनिंग एलिमेंट के अंदर हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों डायरेक्शन में सेंटर में ले जाता है, ठीक। तो मतलब ये खुद की हाइट और विड्थ से इसका कुछ कनेक्शन है। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज अ CSS प्री प्रोसेसर एंड व्हाई माइट यू यूज वन? गिव एग्जांपल ऑफ पॉपुलर CSS प्री प्रोसेसर्स। सो CSS प्री प्रोसेसर इज अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, ठीक है, ये याद रखना, इट इज अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। हालांकि ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं, फिर भी मैं चलो जल्दी जल्दी बता देता हूँ कि CSS प्री प्रोसेसर एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है जो CSS यानी कि कास्केडिंग, इसका फुल फॉर्म आप लोग को पता ही होगा, कास्केडिंग स्टाइल शीट के कैपेबिलिटीज को बढ़ाता है। इससे आप वेरिएबल्स, ठीक है, वेरिएबल्स या फंक्शंस या फिर मिक्सिन्स और दूसरे प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स का इस्तेमाल करके CSS को अधिक मेंटेनेबल और इफिशिएंटली राइट कर सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं। CSS प्री प्रोसेसर स्टाइल लिखने के लिए अधिक स्टार पर एब्स्ट्रैक्ट लेयर प्रोवाइड करता है, जिससे कॉम्प्लेक्स वेब प्रोजेक्ट के लिए CSS को संभालना और स्केल करना आसान हो जाता है। इसमें कुछ अगर मान लो इसके रीजंस के बारे में अगर मैं बताऊं तो इसका रीजंस क्या होता है, मॉड्युलैरिटी, ठीक है। मॉड्युलैरिटी में क्या है कि CSS प्री प्रोसेसर आपके स्टाइल को छोटे और रीयूजेबल कंपोनेंट में यूज़ किया जा सकता है, ठीक है, मतलब कंपोनेंट में तोड़ने की परमिशन देता है। आप कलर, फॉन्ट और दूसरी प्रॉपर्टीज़ के लिए वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं, जिससे आप एक प्रोजेक्ट के लिए एक कंसिस्टेंट डिज़ाइन को संभालना आसान हो जाता है। इसके बाद होता है दूसरा नेस्टेड रूल्स। तो प्री प्रोसेसर CSS रूल्स के नेस्टिंग को सपोर्ट करते हैं, जो HTML स्ट्रक्चर को मिरर करते हैं और कोड रीडेबिलिटी को सुधारने में मदद करते हैं। इससे रिपीटेटिव पेरेंट चाइल्ड सेलेक्टर्स की आवश्यकता कम हो जाती है। फिर है वेरिएबल्स। आप वेरिएबल्स को डिफाइन कर सकते हैं, जहां आप कलर्स, फॉन्ट साइजेस और मार्जिन जैसे वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। इससे आप एक ही वेरिएबल को अपडेट करके ग्लोबल डिज़ाइन चेंजेस को आसान रूप से कर सकते हैं।
फिर है मिक्सिन्स। मिक्सिन्स रीयूजेबल कोड ब्लॉक होते हैं जो मल्टीपल CSS रूल्स में इंक्लूड किया जा सकता है। ये फंक्शंस के समान होते हैं और पैरामीटर एक्सेप्ट कर सकते हैं, जिससे आप कॉमन स्टाइल को अलग अलग एलिमेंट्स पर लगाने में आसानी होती है। इसके बाद है फंक्शंस। CSS प्री प्रोसेसर्स में अक्सर फंक्शन शामिल होते हैं जो कैलकुलेशन और वैल्यूज़ को मैनिपुलेट करने में मदद करते हैं, जैसे कि यूनिट्स को कन्वर्ट करना या ग्रेडियंट बनाना। फिर है इम्प्रूव्ड मेंटेनेंस। इम्प्रूव्ड मेंटेनेंस में जैसे कि प्री प्रोसेसर आपके कोड को अधिक ऑर्गेनाइज्ड और इजियर टू मेंटेन है ना, या रिपीटेबिलिटी रिडंडेंसी को जैसी समस्याओं को समाधान करने में आसान हो जाता है। फिर है वेंडर प्रीफिक्सिंग। वेंडर प्रीफिक्सिंग में क्या है, कुछ प्री प्रोसेसर ब्राउजर कंपैटिबिलिटी के लिए CSS प्रॉपर्टीज के वेंडर प्रीफिक्सेस को स्वयं से ऐड करने में मदद कर सकते हैं, जिससे आपको अलग अलग ब्राउजर्स के साथ समर्थन के लिए प्रीफिक्स ऐड करने की आवश्यकता नहीं होती है। वहीं अगर इनके एग्जांपल्स की बात करें तो इनमें एग्जांपल्स है CSS प्री प्रोसेसर का। पहला है SASS, जिसका फुल फॉर्म होता है सिंटैक्टिकली ऑसम स्टाइल शीट। इसके बारे में बात करूं तो ये द मोस्ट वाइडली यूज्ड CSS प्री प्रोसेसर है, ठीक। और ये कुछ फीचर्स को ऑफर करता है, जैसे कि मिक्सिंग, नेस्टिंग एंड मैनी मोर, ठीक है। और सास फाइल्स कैसे यूज़ होता है, .scss या फिर .sass, ठीक है। ये इसका फाइल एक्सटेंशन होता है। नंबर सेकंड होता है लेस एक और लोकप्रिय CSS प्री प्रोसेसर है जो SASS के समान फीचर प्रदान करता है। लेस फाइल का जो एक्सटेंशन होता है वो .less से होता है। फिर होता है तीसरा स्टाइलस अपनी कंसाइज और एक्सप्रेसिव सिंटैक्स के लिए जाना जाता है। इसमें वेरिएबल्स, मिक्सिंग्स और फंक्शन जैसे फीचर्स शामिल हैं। स्टाइलस फाइल्स एक्सटेंशन इसका क्या होता है, .STYL, ठीक है। ये इसका फाइल एक्सटेंशन होता है। फिर होता है चौथा पोस्ट CSS एक ऐसा टूल है जो CSS को ट्रांसफॉर्म और एनहांस करने के लिए प्लगइन्स का इस्तेमाल करता है। ये ट्रेडिशनल रूप में एक प्री प्रोसेसर नहीं है, लेकिन ये मॉडर्न फीचर्स, ऑटो प्रीफिक्सिंग और अन्य फीचर को ऐड करने के लिए CSS प्री प्रोसेसर्स का साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज अ CSS फ्रेमवर्क एंड व्हाट आर सम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग वन। तो इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, CSS फ्रेमवर्क क्या होता है ना। पहला क्वेश्चन आई थिंक इसी से स्टार्ट हुआ था, पहला दूसरा क्वेश्चन जब मैंने पार्ट 1 में बताया था, बट फिर भी मैं बता देता हूँ। तो CSS फ्रेमवर्क एक पहले से तैयार कलेक्शन होता है, ठीक है। वहाँ पे अपन ने CSS के बारे में बात की थी, यहाँ CSS फ्रेमवर्क के बारे में बात हो रही। तो CSS फ्रेमवर्क इज अ प्री रिटन कलेक्शन, ठीक है। इट इज अ प्री रिटन कलेक्शन ऑफ CSS फाइल्स, या इसी को बोल देते हैं स्टाइल शीट, ठीक है। that provide a set of standardized, reusable and often pre-designed CSS components and layout structure for web development, ठीक है। यानी कि इसमें एक सेट किया हुआ स्टैंडर्डाइज और पुनः प्रयोग यानी रीयूजेबल किया जा सकते हैं और अक्सर पहले से डिज़ाइन की गई CSS कंपोनेंट्स और लेआउट स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये फ्रेमवर्क्स वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन बनाने के प्रोसेस को सरल और तेज करने के लिए डिज़ाइन की आधार बनाते हैं।
तो इनका अगर एडवांटेज की बात करें तो एडवांटेज होता है, पहला एडवांटेज है रैपिड डेवलपमेंट। ठीक, CSS फ्रेमवर्क प्री डिफाइंड स्टाइल्स और कंपोनेंट का एक सेट प्रदान करते हैं जिससे डेवलपमेंट के प्रोसेस को बहुत तेज कर सकते हैं। आपको शुरुआत से नहीं शुरू करना पड़ता, इससे आपका समय और मेहनत बचता है। दूसरी प्रॉपर्टी है आपकी कंसिस्टेंसी। फ्रेमवर्क की कंसिस्टेंट डिज़ाइन और लेआउट को बढ़ावा देते हैं आपके वेबसाइट या एप्लीकेशन के लिए। ये इम्पॉर्टेंट रूप से प्रोफेशनल और जो कोहेसिव यूज़र होते हैं यानी एकजुट यूज़र एक्सपीरियंस बनाता है। फिर होता है नंबर 3 रेस्पॉन्सिव डिज़ाइन। कई CSS फ्रेमवर्क रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन फीचर और ग्रिड सिस्टम शामिल करते हैं जो अलग अलग स्क्रीन साइज और डिवाइसेस पर अच्छी तरह से काम करने वाली वेबसाइट्स बनाने में मदद करते हैं। चौथा है क्रॉस ब्राउज़र कंपैटिबिलिटी। तो फ्रेमवर्क अक्सर अलग अलग वेब ब्राउज़र के लिए टेस्ट की गई और ऑप्टिमाइज CSS रूल्स शामिल करते हैं। इससे ब्राउज़र स्पेसिफिक फिक्सेस की आवश्यकता को कम हो जाती है। फिर है कम्युनिटी एंड सपोर्ट। पांचवा है कम्युनिटी एंड सपोर्ट। कम्युनिटी एंड सपोर्ट की बात करें तो पॉपुलर CSS फ्रेमवर्क्स हैव एक्टिव कम्युनिटीज एंड एक्सटेंसिव डॉक्यूमेंटेशन मेकिंग इट ईजियर टू फाइंड सॉल्यूशन टू कॉमन डिज़ाइन चैलेंजेस एंड इश्यूज। यानी कि प्रमुख CSS फ्रेमवर्क में एक्टिव कम्युनिटीज और व्यापक डॉक्यूमेंटेशन होती है जो आम डिज़ाइन चैलेंजेस और समस्याओं के समाधान ढूंढने में मदद करती है। छठवां है स्केलेबिलिटी में क्या होता है कि फ्रेमवर्क्स आर डिजाइन टू बी स्केलेबल अलाउइंग यू टू बिल्ड बोथ स्मॉल एंड लार्ज वेब प्रोजेक्ट विथ ईज। यानी कि फ्रेमवर्क को विस्तार के लिए यानी स्केलेबल बनाने के लिए डिज़ाइन किया जाता है जिससे आप छोटे और बड़े वेब प्रोजेक्ट दोनों को आसानी से बना सकते हैं। वहीं अगर हम इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो क्या क्या डिसएडवांटेज में आ जाएगा। सबसे पहला आ जाएगा लर्निंग कर्व। तो अगर आप किसी विशेष CSS फ्रेमवर्क से अनजान हैं तो इसके स्ट्रक्चर, क्लासेस और कन्वेंशन को समझने में एक श्रेणी की शिक्षा आवश्यकता हो सकती है। ठीक है, एक मतलब स्टैंडर्ड होनी चाहिए आपको। ठीक है, एक लर्निंग करनी पड़ेगी आपको इसके लिए अलग से। फिर है नंबर 2 है ओवरहेड में क्या होता है कि कुछ फ्रेमवर्क के साथ ऐसे कोड भी आते हैं जो आपके प्रोजेक्ट के लिए आवश्यक नहीं होते हैं। इससे बड़े फाइल साइजेस और लंबी लोडिंग समय हो सकते हैं अगर ऑप्टिमाइजेशन ना हो तो। नंबर 3 होता है कस्टमाइजेशन लिमिटेशंस। तो फ्रेमवर्क्स एक मजबूत आधार प्रदान करते हैं लेकिन आपसे डिज़ाइन को अधिक रूप से कस्टम या अलग डिज़ाइन बनाना आपकी क्षमता को लिमिट कर सकते हैं। आपको फ्रेमवर्क स्टाइल को अधिक से अधिक ओवरराइड या मॉडिफाई करना पड़ सकता है। नंबर 4 है डिपेंडेंसी। एक CSS फ्रेमवर्क पर अधिक निर्भर होना आपको एक डिपेंडेंट बना सकती है जो आने वाले में दूसरे फ्रेमवर्क पर स्विच करने या फ्रेमवर्क को पूरी तरह से हटाने में मतलब एक चैलेंज प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, 5वां होता है ब्लोट। अगर आप एक छोटे प्रोजेक्ट के लिए फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करते हैं तो आपको आवश्यक से अधिक CSS कोड हो सकता है जो अनावश्यक ब्लोट का कारण बन सकता है।
नंबर 6 है डिज़ाइन रेस्ट्रिक्शंस। फ्रेमवर्क डिज़ाइन के कंस्ट्रेंट बना सकते हैं जो आपके प्रोजेक्ट के क्रिएटिव विजन से मेल नहीं खा सकती। फ्रेमवर्क के साथ एक अलग और असाधारण डिज़ाइन प्राप्त करना मुश्किल हो सकता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ रेस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन, हाउ डू मीडिया क्वेरीज वर्क एंड हाउ कैन दे बी यूज्ड टू क्रिएट रेस्पॉन्सिव लेआउट। तो रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन की बात यहाँ हो रही है। द रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन इज एन अप्रोच टू वेब डिज़ाइन दैट एम्स टू मेक वेब पेजेस render well on various devices and screen sizes. It ensures that web content adapts and responds to the user's device, whether it's desktop computer, laptop, tablet और smartphone. मतलब क्या मैंने बोला कि रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन एक वेब डिज़ाइन अप्रोच है जो वेब पेजेस को अलग अलग डिवाइसेस और स्क्रीन साइजेस पर अच्छी तरह से रेंडर करने के लिए एम करता है। इससे ये ध्यान में रखा जाता है कि वेब कंटेंट यूज़र के डिवाइस के अनुकूल रूप से, यानी कि जैसा वो चाह रहा है, से बदलाव और प्रतिक्रियाएं मतलब चेंजेस करे, चाहे वो एक डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट या स्मार्टफोन हो। आज के समय में रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन महत्वपूर्ण है क्योंकि यूज़र्स अलग अलग डिवाइसेस और स्क्रीन साइजेस से वेबसाइट को एक्सेस करते हैं। तो इनके अगर कुछ एलिमेंट्स की हम लोग बात करें तो पहला होता है फ्लूइड ग्रिड लेआउट। तो फिक्स्ड विड्थ लेआउट्स की जगह रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन फ्लूइड ग्रिड लेआउट का इस्तेमाल करते हैं, जो स्क्रीन की जो विड्थ है उसके अनुकूल जो है हो जाते हैं। ग्रिड कॉलम्स और एलिमेंट स्क्रीन साइज के साथ प्रोपोर्शनली में बदलते हैं। नंबर सेकंड है मीडिया क्वायरीज। मीडिया क्वेरीज CSS टेक्निक्स होते हैं जो आपको डिवाइसेस को कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर अलग अलग स्टाइल्स या नियमों को लागू करने की अनुमति देते हैं, जैसे कि स्क्रीन की विड्थ, हाइट, ओरिएंटेशन और रिजोल्यूशन। नंबर थर्ड है फ्लेक्सिबल इमेजेस एंड मीडिया। इमेजेस और मीडिया एलिमेंट को फ्लेक्सिबल बनाया जाना चाहिए और स्क्रीन साइज के साथ स्केल करना चाहिए। इससे इमेजेस अलग अलग स्क्रीन्स पर ओवरफ्लो नहीं होती और ना ही बहुत छोटी दिखती हैं। फिर चौथा होता है व्यू पोर्ट मेटा टैग। व्यू पोर्ट मेटा टैग मोबाइल डिवाइसेस पर वेब पेज को कैसे दिखाया जाएगा इसको नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल होता है। इससे ये सुरक्षित होता है कि वेब पेज शुरुआत में सही तरह से स्केल हो जाता है। ठीक, तो हमने किन की बात की? फ्लूइड ग्रिड लेआउट, मीडिया क्वेरीज, फ्लेक्सिबल इमेजेस एंड मीडिया, और हमने बात की व्यू पोर्ट मेटा टैग। अब अगर इनमें से हम बात करें मीडिया क्वेरीज के बारे में, तो मीडिया क्वेरीज क्या होता है? मीडिया क्वेरीज CSS में कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते हैं जो आपको स्पेशल स्टाइल्स या रूल्स को अप्लाई करने के लिए परमिशन करते हैं। ठीक है, और जैसे ही कंडीशन मैच होती है यूज़र डिवाइस के कैरेक्टरिस्टिक्स से, तो ये एक मीडिया रूल @ लगा के हम लोग करते हैं, मीडिया रूल। ठीक है, ये मीडिया रूल लगा करके हम उनके जो कंडीशनल स्टेटमेंट है उनको एक पैरेंथेसिस में सब कुछ बांध करके, मतलब ऐसे पैरेंथेसिस लगाते हैं, उसमें जो भी हमारी कंडीशन होगी वो हम लिख देते हैं। ठीक, और अगर जो कंडीशनल यूज़र के हिसाब से सारी कुछ मैच होती है तो स्टाइल को लागू कर दिया जाता है। ठीक है, अप्लाई कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, अगर कोई एक रिस्पॉन्सिव वेब पेज बनाना है तो मैं कैसे करता हूं? अगर मैं ऐसे एग्जांपल दूं तो सबसे पहले मैं @ लगाऊंगा, फिर लिखूंगा मीडिया। ठीक है, और फिर मैं उसको एक कंडीशन दूंगा। कंडीशन क्या? कि मैक्स विड्थ हमारी 600 पिक्सल जैसे ही होगी। ठीक है, मतलब मैक्सिमम विड्थ 600 पिक्सल है, तब बॉडी जो होगी हमारी
उसका फॉन्ट साइज होगा 16 पिक्सल्स। ठीक है, ये इसको मैंने एनक्लोज कर दिया। इस तरीके से कुछ मीडिया क्वेरीज को हम यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि इस एग्जांपल में जब स्क्रीन की जो विड्थ होगी जैसे 600 पिक्सल या उससे कम होती है तो बॉडी एलिमेंट की फॉन्ट साइज हमारी 16 पिक्सल्स पर सेट होती है। फिर मीडिया क्वेरीज को इस्तेमाल करके रिस्पॉन्सिव लेआउट कैसे बनाते हैं, तो इसके कुछ स्टेप्स हैं। तो पहला स्टेप अगर मैं लिखूं तो सबसे पहला स्टेप होता है ब्रेक पॉइंट्स डिफाइन करके। ठीक है, तो डिफाइन ब्रेक पॉइंट्स। तो पहले तो ब्रेक पॉइंट्स को नियंत्रित करें। ठीक है, मतलब उसको डिफाइन करें जो आपके डिज़ाइन को बदलने के लिए स्पेसिफिक स्क्रीन विड्थ होंगे। आम ब्रेक पॉइंट मोबाइल, टैबलेट और डेस्कटॉप व्यूज़ के लिए होते हैं। नंबर सेकंड स्टेप क्या होगा इसमें, यूज़ मीडिया क्वेरीज। ठीक है, फिर हम मीडिया क्वेरी का यूज़ कर देंगे। तो हर ब्रेक पॉइंट के लिए मीडिया क्वेरीज लिखें जिसमें स्पेसिफिक स्क्रीन विड्थ्स को टारगेट किया जाता है। हर मीडिया क्वेरी के अंदर लेआउट, फॉन्ट साइजेस, स्पेसिंग और जो अदर स्टाइल्स हों उनको जरूरी रूप से ऑप्टिमाइज करने के लिए आवश्यक हैं। तो वो सारी चीज़ों को हम मेंशन कर देते हैं। थर्ड है रिलेटिव यूनिट्स का यूज़ करें। ठीक है, यानी कि रिलेटिव यूनिट्स का यूज़ करें। तो कैसे करेंगे, तो साइजिंग एलिमेंट के लिए परसेंटेज और एम्स जैसे, यानी क्या क्या होता है, परसेंटेज और एम्स जैसे रिलेटिव यूनिट्स का उपयोग करें। इससे एलिमेंट स्क्रीन साइज के साथ प्रोपोर्शनली जो है वो चेंज होंगे। ठीक है, प्रोपोर्शनली ऑप्टिमाइज करने के लिए चेंज होते रहेंगे। अब चौथा होता है इसमें फ्लेक्स बॉक्स एंड ग्रिड। मतलब कि CSS फ्लेक्स बॉक्स और ग्रिड लेआउट टेक्निक्स का इस्तेमाल करके फ्लेक्सिबल और रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन बनाने का हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर हम इसका एक छोटा सा डेमो देखें तो चलो डेमो भी देख लेते हैं हम लोग। तो ये मैंने VS कोड खोल लिया है अपने स्क्रीन पर और मैं सबसे पहले जो है इन सारी चीज़ों को हटा देता हूँ यहाँ से, जो पुरानी चीज़ें लिखी हुई थी। ठीक है, और अब मैं यहाँ से टाइप करना चीज़ों को चालू कर देता हूँ। तो सबसे पहले मैं लिखूँगा बॉडी के अंदर हम लोग H1 दे देते हैं, एक H1 टैग दे देते हैं जिसमें हम लोग डाल देते हैं हेडिंग रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन। ठीक है, इसके बाद हम लोग एक पैराग्राफ दे देते हैं, जिसमें मैं कुछ सेंटेंस लिख देता हूँ। सपोज ये मैं कुछ सेंटेंस लिख देता हूँ। ठीक है, लॉरम 20 ठीक रहेगा, है ना, 25। ठीक है, इसके बाद यहाँ मैंने सेव किया और मैं जाऊँगा CSS प्रॉपर्टीज़ में। ये अभी कुछ ऐसा आ रहा है, इसको भी मैं हटा देता हूँ यहाँ से और इसको सेव करता हूँ। तो ये कुछ अभी ऐसा आएगा। अब मैं इसमें कुछ स्टाइलिंग करूँगा। स्टाइलिंग कुछ ऐसा रहने वाला है कि सबसे पहले तो मैं जो हमारी बॉडी में लिखा हुआ है, मतलब कि ये पूरा चीज़, ठीक है, ये पूरा बॉडी के अंदर क्या है, सॉरी मैंने बॉडी भी लगता है हटा दिया यहाँ से। ये मैं यहाँ से एक बॉडी भी ले लेता हूँ, इसको बॉडी, ठीक है, इसको हटा दिया मैंने, सेव किया, ये चीज़ आ रही। तो मैं बॉडी पूरी ले लेता हूँ और बॉडी में मैं लिख देता हूँ बॉडी को सेलेक्ट किया और मैं लिखता हूँ फॉन्ट साइज। ठीक है, फॉन्ट साइज मैं इसका अभी के लिए दे देता हूँ 16px। ठीक, सेव किया, देखो अभी कुछ चेंज आया क्या, नहीं आया। फिर उसके बाद पैडिंग दे देता हूँ इसमें 10px। सेव किया, हाँ पैडिंग हो गई। कलर भी दे देते हैं, चलो कलर भी दे देते हैं। सपोज मैं सबसे पहले कलर दे देता हूँ रेड का। ये कुछ रेड कलर ऐसा कुछ आ रहा है। ठीक है, अब इसके बाद मैं कुछ, अब जैसे टैबलेट है अगर, तो टैबलेट का जो होता है मिनिमम विड्थ वो 601 पिक्सल लेता है। ठीक है, तो हम लोग मीडिया क्वेरी ऐसे @ लिखेंगे, मीडिया लिखेंगे और फिर यहाँ पे हम लोग को कंडीशन देना है ब्रैकेट के अंदर मिनिमम विड्थ। ठीक है, मिनिमम विड्थ, और ये करते हुए हम लोग इसको मिनिमम विड्थ दे देते हैं 601 पिक्सल्स। ठीक है, 601 पिक्सल।
अब जैसे ही 601 पिक्सल हो तो क्या होना चाहिए, इसका बॉडी के अंदर फॉन्ट साइज जो होगा, फॉन्ट साइज वो हो जाए 18 पिक्सल्स, और हमारा जो कलर बदल करके हो जाए वो हो जाए हमारा ब्लू कर देते हैं, ठीक है, ब्लू। अब देखते कितना हुआ, ये ब्लू हो गया, ठीक है, ये अभी टैबलेट में। अब और एक मीडिया क्वेरी हम लिख देते हैं डेस्कटॉप व्यू के लिए, ठीक है, @ लगाता हूँ मैं, और मैं लिखता हूँ फिर से, इसको मैं कॉपी ही कर लेता हूँ ये सारा चीज़। इसको मैंने कॉपी किया इसको, और इसको मैंने पेस्ट किया, यहाँ पे मिनिमम विड्थ दे देते हैं इसको अब 1024 px, ठीक है, px। फिर उसके बाद इसमें 1024 px के बाद बॉडी फॉन्ट में दे देता हूँ इसको फॉन्ट साइज 20 px, और कलर मैं दे देता हूँ इसे ग्रीन। सेव कर दिया मैंने, सारी जो स्टाइलिंग थी वो मैंने कर दिया। अब देखते हैं इसको मैं जैसे ही बड़ा करूँ शायद ग्रीन हो जाए, है ना। तो देखते हैं, ये बड़ा किया मैंने, ठीक है, तो ये ग्रीन हो गया है। और अब मैं इसका इंस्पेक्ट खोलता हूँ एक बार, और ये मैं गया व्यूज़ में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब जैसे ही मैंने क्या दिया था 601 पिक्सल में जो इसका कलर होना चाहिए वो क्या हो जाना चाहिए, तो 601 पिक्सल में कलर इसका ब्लू हो जाएगा, ठीक है। तो भाई 601 पिक्सल में लेकर के गए, ये देखो, ठीक, 601 पिक्सल के बाद ये कलर इसका ब्लू हो गया है। इसके बाद मैं अगर इसको पूरा फुल कर दूंगा तो ग्रीन हो जाएगा, ठीक है, पूरा फुल। और रेड किस में हो रहा था, ये रेड हो रहा है, ये जैसे ही क्या हो जाए, रेड तो वो नॉर्मली है शायद, है ना, रेड तो वो नॉर्मली है। मिनिमम विड्थ जैसे ही इसकी 601 से कम होगी तो ये क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। देखो ये 601 में आने के बाद ये रेड हो जाएगा। उसके बाद जब फुल कर देंगे इसको तो ये ग्रीन हो जाएगा। इसको हम लोग इस तरीके से यहाँ सेट करते हैं, जैसे आईफोन में कैसे दिखेगी, है ना, हमारी आईपैड मिनी में कैसे दिखेगा, ठीक, फिर सैमसंग गैलेक्सी A5 में कैसे दिखेगा, इस तरीके से हम लोग कुछ इसकी स्टाइलिंग करते हैं, ठीक है। आ गई बात समझ में। इसको मैं बंद कर देता हूँ और इसको मैं ऐसे खोल देता हूँ, ठीक है। फिर से हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। आई होप यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। What is purpose of vendor prefixes in CSS and can you provide example of some common ones? तो वेंडर प्रीफिक्सेस क्या होते हैं, तो इसके बारे में वैसे कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है ये, पर फिर भी मैं बता देता हूँ कि CSS में वेंडर प्रीफिक्सेस CSS प्रॉपर्टी नेम्स के साथ लगाए जाने वाले प्रीफिक्सेस होते हैं जो दिखाते हैं कि कोई विशेष CSS फीचर्स एक्सपेरिमेंटल है, अभी तक मतलब स्टैंडर्डाइज्ड नहीं है, या फिर किसी विशेष वेब ब्राउज़र या रेंडरिंग इंजन के लिए स्पेसिफिक है वो, ठीक है। तो ये प्रीफिक्सेस नए फीचर्स को स्थापित होने से पहले उन्हें ऑफिशियली अडॉप्ट या मतलब स्टेटस के रूप में इम्प्लीमेंट और टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। वेंडर प्रीफिक्सेस का उद्देश्य यह है कि वेब डेवलपर्स की इन फीचर्स का उपयोग कर सकते हैं जब तक उनके जो एक्सपेरिमेंट्स हैं या जो ऑफिशियल स्टेटस है उनको मान्यता न मिल जाए, ठीक है। और अलग अलग वेब ब्राउज़र के साथ जो उनका तालमेल है, ठीक है, कॉम्पैटिबिलिटी है, उनको सुधारने में मदद करते हैं। तो कुछ कॉमन वेंडर प्रीफिक्सेस हैं और उनके एग्जांपल्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहला होता है वेबकिट है, वेबकिट, ठीक है, जो कि वेबकिट ब्लिंक इंजन, ठीक है, क्रोम और सफारी में इस्तेमाल होता है, ठीक है। और जैसे कि एग्जांपल कैसे यूज़ होता है, वेबकिट बॉर्डर रेडियस। हालांकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बस जल्दी जल्दी बता देता हूँ। एक होता है मॉज, ठीक है, जो कि मोजिला फायरवर्क्स होता है। इसका एग्जांपल अगर बात करें तो मॉज, ठीक है, ऐसे कुछ लिखते हैं अपन, बॉक्स शैडो, ठीक। नंबर 3 होता है MS ऐसे, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर या एड्ज के साथ, तो इसमें भी ऐसे ही होता है MS, फिर ऐसे लिख देते हैं ट्रांसफॉर्म। नंबर 4 है O, ठीक है, O से ओपेरा होता है, बिल्कुल, तो ठीक है,
इसको भी कैसे कर देते हैं, ओ ट्रांजिशन। फिर पांचवा है KHTML, यानी कि कॉन्करर ऐसे कुछ नाम होता है, तो KHTML बॉर्डर रेडियस ऐसे करके इसका सिंटैक्स होता है, ठीक है, इसको अपन यूज़ करते हैं इस तरीके से। फिर आता है एप्पल के लिए, तो एप्पल के लिए ऐसा कुछ लिखते हैं APPLE एप्पल, और इसमें फिर मान लो अगर उसका डैशबोर्ड रीजन कुछ सेट करना है तो डैशबोर्ड लिख करके, ठीक है, डैशबोर्ड रीजन सेट करते हैं अपन, ठीक है। हालांकि इसमें कुछ खास देखने वाली बात नहीं थी। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। तो अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द CSS हावर सूडो क्लास एंड हाउ कैन इट बी यूज टू क्रिएट हावर इफेक्ट। तो इसके बारे में अगर मैं थोड़ा सा बात करूं तो सूडो क्लास इज यूज टू अप्लाई styles to an element when a user hovers there, hovers मतलब उसके ऊपर ले जाना, there mouse pointer over that element। मतलब कि CSS होवर सूडो क्लास का जो यूज़ है उस समय किया जाता है जब एक यूज़र अपने माउस पॉइंटर को किसी एलिमेंट पर ले जाता है, ठीक है, तो उसका यूज़ आमतौर पर होवर इफेक्ट बनाने के लिए किया जाता है, जो वेब पेज की इंटरैक्टिविटी और विजुअल फीडबैक को सुधारने में मददगार होते हैं। तो यहाँ पे अब देखते हैं कि सूडो क्लास कैसे वर्क होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, एलिमेंट को सेलेक्ट करते हैं अपन, ठीक, कैसे करेंगे, जो भी एलिमेंट को अपन ने सेलेक्ट किया उसके आगे ऐसे लिख देते हैं हॉवर करके, ठीक है। सूडो क्लास का यूज़ HTML एलिमेंट जैसे कि लिंक्स, बटन या किसी भी दूसरे एलिमेंट को चूज़ करने के लिए कर सकते हैं जिन पर यूज़र इंटरेक्शन हो सकता है, ठीक। दूसरा है हॉवर स्टाइल का जो है डिफाइन करना, तो डिफाइनिंग हॉवर स्टाइल्स, और यहाँ पे क्या था, सेलेक्टिंग एलिमेंट्स, ठीक है। तो डिफाइनिंग हॉवर स्टाइल्स में क्या करते हैं कि जो भी अपन ने चूज़ किया गया एलिमेंट है, तो CSS रूल के अंदर जब एलिमेंट पर हावर होता है तो अप्लाई किए जाने वाले स्टाइल्स को अपन फिक्स करते हैं। तो ये स्टाइल्स, कलर, बैकग्राउंड, फॉन्ट साइज या किसी भी दूसरी CSS प्रॉपर्टी में जो है ट्रांसफॉर्म यानी कि कन्वर्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब अपन लोग कुछ एग्जाम्पल की बात अब करते हैं। तो फिर से अपन कोड करते हैं इसको, हम तो खोल लेते हैं हम VS कोड अपनी। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक बटन बनाता हूँ, ठीक है। तो अपन एक बटन बनाते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं BR टैग दे देता हूँ यहाँ पे, BR, ठीक है। फिर उसके बाद अपन बटन टैग दे देते हैं। तो बटन टैग मैंने दे दिया, जिसका मुझे क्लास का नाम रख देते हैं, क्लास का नाम बटन, ठीक है, बटन क्लास नाम दे दिया। और यहाँ पे मैं कर देता हूँ क्लिक मी, ठीक है। ये मैंने कुछ बटन बनाया और ये यहाँ पे देखो ये आ चुका है यहाँ पे। अब मैं क्या करूँगा, इसकी स्टाइलिंग कर देता हूँ यहाँ पे आकर के। तो इसकी स्टाइलिंग मैं कैसे करूँगा, सबसे पहले तो मैं इसकी बटन को थोड़ा सा और अच्छा बनाऊँगा, ठीक है। तो मैं कैसे करूँगा, क्लास सेलेक्ट करना, तो क्लास सेलेक्टर का यूज़ करके ऐसा अपन लोग लिखेंगे। और फिर इसका अपन बैकग्राउंड कलर बदल देते हैं, बैकग्राउंड कलर सपोज एक्वा, ठीक है। कलर चॉइस अभी मत देखिए कि बहुत गंदा आएगा, ठीक है, अपन अभी जल्दी कर रहे हैं। तो सपोज मैं ब्राउन कर देता हूँ, ठीक है। फिर इसकी मैं पैडिंग देखते जाते, चेंजेस भी देखते जाते हैं क्या क्या हो रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद मैं पैडिंग कर देता हूँ इसको, ठीक है, टॉप से रहेगी 10px और आजू बाजू से इसको दे देते हैं 20px, ठीक है, 20px। जैसे ही मैंने सेव किया ये देखो चेंज हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद बॉर्डर जो इसमें दिख रहा है, बॉर्डर को मैं कर देता हूँ, बॉर्डर को मैं इसमें कर देता हूँ नन। तो ये बॉर्डर अब नहीं दिखेगा, देखो ये, ठीक है। इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसमें कर्सर, अभी देखो कर्सर कैसा है, ऐसा दिख रहा है ना पॉइंट करके, तो मैं पॉइंटर यूज़ करूँगा। तो कर्सर को मैं बदल देता हूँ पॉइंटर में, ठीक है, पॉइंटर में। सेव किया तो अब ये देखो पॉइंटर बन रहा है, ठीक है, हाथ जैसा कुछ सिंबल बन जाता है।
इसकी पोजीशन को मैं क्या एब्सोल्यूट करूँ तो ये तो ऊपर चला जाएगा शायद, जहाँ तक है एब्सोल्यूट अगर करूँगा तो ये ऊपर चला, नहीं ठीक है। फिर उसके बाद इसमें बाकी तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बाकी ठीक है। ट्रांजिशन डाल देते हैं, अभी ट्रांजिशन में नहीं जाते हैं, अभी पहले मैं अब हॉवरिंग इफेक्ट डालता हूँ, ठीक है। तो डॉट बटन डाला मैंने, बटन, और इस पे मुझे हॉवर इफेक्ट चाहिए तो हॉवर किया मैंने, ठीक है। और फिर ऐसा मैंने किया इसको, और बैकग्राउंड कलर इसका जो हो जाए वो क्या हो जाए, बैकग्राउंड कलर हो जाए, देखो अभी क्या है, अभी इसमें कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। जैसे ही मैं बैकग्राउंड कलर लिखता हूँ, मान लो ब्लू वायलेट करता हूँ और सेव करता हूँ, अब मैं जैसे इसके ऊपर ले जाऊँगा देखो कलर का जो रहेगा वो चेंज हो गई है, देखो, ठीक है। अब देखो टेक्स्ट नहीं दिख रहा है तो टेक्स्ट को भी अपन कुछ अलग कलर दे देते हैं, तो कलर अपन इसको दे देते हैं रेड सपोज, ठीक है, रेड। अब देखो क्या होता है, ये देखो, ठीक है, प्रॉपरली विजिबल है। इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसकी फ़ॉन्ट साइज भी बढ़ा देता हूँ, चलो फ़ॉन्ट साइज जो है बढ़ करके क्या हो जाए 20px हो जाए, ठीक। पहले क्या रही होगी, पहले इसकी नॉर्मल रही होगी, जो भी जितना मतलब इसका मैं फ़ॉन्ट साइज फिक्स नहीं किया था, है ना यहाँ पे। तो चलो देखते हैं इसको फ़ॉन्ट साइज छोटा होता कि बड़ा, ये बड़ा हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें मैं कर देता हूँ सपोज़ यहाँ फ़ॉन्ट साइज भी कर ही देते हैं, फ़ॉन्ट साइज नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो गए, मैं 10px कर देता हूँ, ठीक है, सेव कर देता हूँ ये, ठीक। फ़ॉन्ट वेट भी बदल देता हूँ, फ़ॉन्ट वेट बदल देता हूँ सपोज़ 100, ठीक है। सेव किया मैंने, तो अब देखो ये चेंजेस दिख रहा होगा, ठीक है। और नॉट इवन अपन बटन में ही, बल्कि अपन किसी पे भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे यूज़ किया ये रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन है, ठीक है, H1 टैग में, तो अपन H1 टैग को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। H1 लूँगा मैं और होवर पहले तो H1 का एलिमेंट सेलेक्ट किया है हमने, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो एलिमेंट अपन कैसे सेलेक्ट करते हैं, एलिमेंट अपन डायरेक्ट इसको भी अपन कोई क्लास दे देते हैं अगर, ठीक है। चलो एलिमेंट ही लेते हैं, H1 लिया मैंने, हॉवर किया इसके ऊपर, सॉरी, ठीक है। और ये मैं कर देता हूँ बैकग्राउंड कलर मैं कर देता हूँ इसको, जैसे ही हॉवर करूँगा इसका कलर क्या हो जाए, इसका कलर हो जाए सपोज़ कोई भी कलर, है ना, तो सपोज़ बिस्की कर देते हैं, ये सेव किया मैंने। अब देखो जैसे ही मैं इसके ऊपर ले जाऊँगा कलर देखो चेंज होता है, ये देखो, ठीक है। तो किसी में भी हम इसको होवर इफेक्ट को यूज़ कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि व्हाट इज CSS स्पेसिफिसिटी एंड व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट इन रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्टिंग स्टाइल। इसके बारे में अपन लोगों ने पिछली वीडियो में बात किया था, तो जल्दी से एक ओवरव्यू दे देता हूं। तो CSS स्पेसिफिसिटी एक सेट के रूल होते हैं जो CSS स्टाइल को अप्लाई करने का डिटरमाइन करते हैं कि जब एक HTML एलिमेंट पर कॉन्फ्लिक्टिंग या ओवरलैपिंग स्टाइल डिक्लेरेशन होती है, ठीक है। तो ये CSS में एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये ब्राउज़र को डिसाइड करने में मदद करता है कि जब एक ही एलिमेंट को टारगेट करने के लिए कई सारी कॉन्फ्लिक्टिंग स्टाइल्स हैं तो कौन सी स्टाइल को प्राथमिकता दी जाए, ठीक है, कौन सी स्टाइल को प्रायोरिटी दी जानी चाहिए। तो स्पेसिफिसिटी इंश्योर करता है कि सही स्टाइल अप्लाई होती हैं और यह स्टाइल कॉन्फ्लिक्ट्स को प्रभावित तरीके से रिजॉल्व करता है। इसमें अपन ने पढ़ा था आईडी होता है, ठीक है, फिर क्लास होता है, ठीक, क्लास और एट्रीब्यूट्स होते हैं, फिर एलिमेंट टाइप सेलेक्टर आता है, फिर उसके बाद अपन ने इनलाइन स्टाइल की बात किया था, फिर लास्ट आता है इम्पॉर्टेंट, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। इसको अगर हमने कहीं भी लगा दिया तो फिर स्पेसिफिसिटी का कोई मतलब नहीं रह जाता, यही चीज़ फॉलो होता है। आ गई बात समझ में। अब अपन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कैन यू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ CSS एनिमेशंस एंड ट्रांजिशंस, प्रोवाइड एग्जांपल ऑफ हाउ टू क्रिएट सिंपल एनिमेशंस यूजिंग CSS। तो CSS एनिमेशन और ट्रांजिशन बेसिकली क्या करता है कि यूज टू ऐड मोशन एंड इंटरैक्टिविटी, ठीक है। तो CSS एनिमेशंस और ट्रांजिशन वेब पेज पर HTML एलिमेंट्स में मोशन और इंटरैक्टिविटी को ऐड करने के लिए यूज़ किए जाने वाले टेक्निक्स है। ये आपको स्मूथ ट्रांजिशन,
और ट्रांसफॉर्मेशन और की फ्रेम एनिमेशन बनाने की परमिशन देते हैं, जो बिना जावास्क्रिप्ट या दूसरे स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की ज़रूरत के बिना ये मतलब बना सकते हैं अपन, ठीक है। जिसमें कि सबसे पहले अगर बात करें तो CSS ट्रांजिशन क्या होता है, ठीक है, CSS ट्रांजिशन। तो CSS ट्रांजिशन एक तरीके हैं जिससे आप एक एलिमेंट के प्रॉपर्टी वैल्यू को स्पेसिफिक ड्यूरेशन में ट्रिगर कर सकते हैं, ठीक है। ये एक मतलब ट्रिगरिंग इवेंट होता है, जैसे कि किसी एलिमेंट पर होवर करने या बटन पर क्लिक करने पर, यहाँ एक बटन पर क्लिक करने पर वो होता है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं CSS ट्रांजिशन की बात करूँ, अगर जिसने मैंने पुराना क्वेश्चन ही लिया था, ठीक है, तो ये वाला मैं लेता हूँ क्वेश्चन। यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे अगर मैं बटन में जा करके ट्रांजिशन लिख दूँ, ट्रांजिशन, ठीक है, और मैं इसको ट्रांजिशन दे दूँ सपोज इज इन आउट, है ना, इज इन आउट, ऐसा कुछ, और सेव कर दूँ, तो देखो कुछ चेंज आता है कि नहीं। अभी तो कुछ नहीं आया, इसको मुझे ड्यूरेशन देना होगा, ठीक है। ड्यूरेशन मैं दे देता हूँ 0.5 सेकेंड्स, ठीक है, और सेव करता हूँ। देखो ये थोड़ा सा चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा ट्रांजिशन हम लोग इसका अलग अलग यूज़ करते हैं। जब अपन इस पर प्रैक्टिस करेंगे तब अपन जो है इसको यूज़ कर पाएंगे, कहाँ पे ईज इन आउट करना है, ठीक है, कहाँ पे ईज इन करना है, ये सब बात की बातें हैं। अभी अपन देखते हैं इन सब के बारे में। तो ये तो हो गया CSS ट्रांजिशन में कुछ ये चेंजेस होता है। फिर एक होता है CSS एनिमेशन, दूसरा होता है, ठीक है। ट्रांजिशन यही होता है, होवर इफेक्ट करके और यही सब ईज इन आउट वगैरह, ये विड्थ वगैरह दे देते हैं, बस, बाकी और कुछ नहीं है। बाकी जो हमारा होता है दूसरा CSS एनिमेशन, ठीक है। तो CSS एनिमेशन में क्या होता है कि ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है, जो कि आपको कस्टम एनिमेशन को डिफाइन करने के काम में आता है। किसके द्वारा? की फ्रेम्स के द्वारा। तो की फ्रेम्स जो होते हैं इसमें एनिमेशन के दौरान अलग अलग समय पर स्टाइल चेंजेस को स्पेसिफाई करते हैं। तो मतलब क्या होगा कि आप की फ्रेम्स लगा दोगे कि जब इतने % हो जाए तो ये स्टाइल हो जाए, ठीक है, 50% हो जाए तो ये स्टाइल हो जाए, ऐसा कुछ हो जाए तो ये स्टाइल हो जाए, ठीक है। मतलब हम समय में उनको टुकड़ों में बांट देते हैं। अगर इसके एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो फिर से मैं VS कोड खोलता हूं। देखो मैंने VS कोड खोल लिया है और मैं क्या करता हूं, एक नई फाइल ही बना देता हूं, ठीक है। अब नई फाइल को बना कर के वहाँ पे अपन प्रैक्टिस करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, या फिर यहीं पे कर सकते हैं अपन, चलो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एक क्लास, ठीक है, एक क्लास ले लेता हूँ मैं, br टैग और एक और br टैग, ठीक है। और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ बॉक्स नाम का एक क्लास, ठीक है, ठीक। तो डिव मैंने बनाया जिसका क्लास का नाम मैंने बॉक्स रख दिया है, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ। अभी यहाँ पे कुछ नहीं दिखेगा। अब अपन इधर पे आते हैं CSS स्टाइलिंग में, और यहाँ पे बॉक्स को हम लोग सेलेक्ट करते हैं बाय क्लास सेलेक्टर, और ये ऐसा अपन लोग लेते हैं विड्थ, इसकी विड्थ अपन रखते हैं 50 px एंड इसकी हाइट रखते हैं, अपन 50 px, ठीक है। और बैकग्राउंड कलर इसको दे देते हैं ग्रीन। जैसे ही मैं ग्रीन करूँगा तो देखो ये यहाँ पे एक ग्रीन कलर का बॉक्स आ जाएगा। सेव किया, ये ग्रीन कलर का एक बॉक्स आ गया यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे मैं इसका पोजीशन अगर मैं कर दूँ रिलेटिव्स, ठीक है, पोजीशन में कर देता हूँ रिलेटिव, या रिलेटिव करने पे ये थोड़ा डिस्टर्ब ना हो जाए, मुझे ऐसा लग रहा है, रिलेटिव, सेव करूँगा, हाँ ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं अब क्या करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये बॉक्स यहाँ से यहाँ तक स्लाइड हो, ठीक है। तो क्या करूँगा मैं, तो सबसे पहले मैं की फ्रेम बना लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो @ लिखूँ, जैसे मीडिया क्वेरी यूज़ करते तो वैसे हम लोग की फ्रेम यूज़ करेंगे। की फ्रेम्स लिखा मैंने ये, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको मैं सबसे पहले मैं यहाँ पे एक नाम लूँगा कि स्लाइड होगा वो, ठीक है। जो नाम मैं यहाँ पे दूँगा, ठीक है, वो कौन सा वाला नाम रहेगा, वो यहाँ पे रहेगा ये नाम। मतलब कि मुझे एनिमेशन करना है कौन सा, स्लाइड का करना है, स्लाइड का। ये मैं नाम अपने से दे रहा हूँ, ये वाला नाम, ठीक है। यहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हो, जो आप नाम यहाँ दोगे
वही नाम आपको यहाँ पर भी देना होगा। स्लाइड हो जाए कितने सेकंड तक, 3 सेकंड के अंदर अंदर और इनफाइनाइट बार, ठीक है, इनफाइनाइट बार। सेव करूँगा इसको मैं। अभी ऐसा कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे की फ्रेम सेट करना पड़ेगा कि जैसे ही 0% हो तो 0% में क्या होना चाहिए, ये लेफ्ट में रहे, ठीक है, लेफ्ट में रहे, कितना, 0 में, ठीक। इसके बाद मैं क्या सेलेक्ट करूँगा, जैसे ही ये 50% पे बढ़े, 50%, अभी देखो क्या होगा, कोई चेंज नहीं। जैसे ही 50% पे बढ़े ये क्या हो जाए, लेफ्ट, ये लेफ्ट से 50% इस पर फोर्स लग जाए, यानी 50% यहाँ तक आ जाएगा ये, ठीक है। तो 50%, 50%, तो ये मैंने किया, इसको मैंने बंद किया और सेव किया। देखो ये यहाँ तक आ रहा है, ये यहाँ तक, ठीक है। और ये कितनी बार जाएगा, इनफाइनाइट, क्योंकि हमने इनफाइनाइट दिया। और कितने सेकंड में, 3 सेकंड में देखो हो रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाए ये 50%, और मैं चाहता हूँ कि 100% में ये 100% में ये क्या हो जाए, ये लेफ्ट से कितना हो जाए, ये सपोज 100% हो जाए, ठीक है, 100%। सेव करूँगा मैं तो ये यहाँ स्क्रीन के बाहर जा रहा है, तो इसको मैं थोड़ा सा कम भी कर देता हूँ, 95 कर देता हूँ, ठीक है। 95 में परफेक्ट आएगा, यहाँ पे देखो स्क्रीन में ये यहाँ तक आ रहा है, ठीक है। इसके बाद मैं चाहता हूँ कि अगर और भी प्रॉपर्टीज़ अपन को सेट करना है, तो यहाँ पे 50% में गया मैं, कि जैसे ही 50% पे आए तो उसका जो बैकग्राउंड कलर है, वही बैकग्राउंड कलर रेड हो जाए वो, ठीक है। आप ये चाहते हो तो सेव करोगे, देखो यहाँ तक जैसे ही आएगा लाल हो गया और फिर ये ग्रीन हो गया, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि ये ग्रीन से और भी कुछ कलर ले ले यहाँ से, ठीक है। तो ये यहाँ पे मैं लिख दूंगा बैकग्राउंड कलर, इसको मैं कर देता हूँ ब्लू। अब मैं सेव करूँगा तो देखो कैसे, ग्रीन, रेड, फिर ये ब्लू, ठीक है। ये 3 सेकंड में ये काम हो रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं, हाउ वुड यू क्रिएट अ कार्ड लेआउट यूजिंग HTML एंड CSS, प्रोवाइड एन एग्जाम्पल ऑफ HTML एंड CSS कोड फॉर अ सिंपल कार्ड। तो हमें एक कार्ड बनाना है। कार्ड कैसे बनता है, मतलब आप लोग देखते होगे कुछ इस फॉर्म में ऐसे ऐसे कुछ आता है ना अपन का, ऐसे ऐसा, ठीक है, ऐसा कुछ करके कार्ड बनता है, जिसमें यहाँ पे फोटो रहेगी, ठीक है, कुछ हेडिंग रहेगा यहाँ पे ऐसा ऐसा। तो इस तरीके की कुछ हमें स्टाइलिंग बनाना है। तो इस तरह की स्टाइलिंग को हम लोग कैसे बनाएंगे, देखो। तो सबसे पहले तो कार्ड लेआउट के बारे में अगर मैं बात कर लूँ कुछ बनाने के स्टेप में, तो सबसे पहले इसका HTML स्ट्रक्चर लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग उसमें CSS स्टाइलिंग करेंगे, और किन किन कैसे कैसे करेंगे हम लोग ये भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं एक डिव क्लास बनाऊंगा, ठीक है, एक मैं डिव क्लास बनाऊंगा जिसका मैं नाम रख दूंगा क्या, जिसका नाम मैं रख दूंगा कार्ड नाम से, ठीक है, कार्ड नाम से। फिर उसके अंदर मैं क्या करूंगा, एक इमेज डाल दूंगा, फिर कार्ड कंटेंट कर दूंगा, ठीक है। ऐसे कुछ मैं चेंजेस करने वाला हूँ, ठीक। तो सबसे पहले मैं कार्ड्स नाम में क्या हो जाएगी, सारे आ गए, ठीक है। और अगर एक कार्ड की बात करना है तो ये इसको मैं दे दूंगा क्लास कार्ड नाम से, ठीक। और उसमें मैं क्या करूंगा, एक इमेज दे दूंगा जिसमें एक सैम्पल हेडिंग रहेगी और एक पैराग्राफ रहेगा, ठीक। और चाहे तो एक अपन उसमें वो भी दे देंगे, क्या बोलते हैं, एक लिंक भी प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है, हाइपर लिंक भी। फिर उसके बाद रही बात स्टाइलिंग की, तो अभी ये कुछ कैसा दिखेगा, अभी ये दिखने वाला रहेगा कि ऐसा कुछ एक इमेज आएगी बिल्कुल एकदम बिल्कुल किनारे से, और सारी चीज़ ऐसे ऐसे नीचे लिखी हुई आएगी, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, मुझे इस फॉर्मेट में अगर ले करके आना है तो सबसे पहले उसकी मार्जिन पैडिंग मैं 0 कर दूंगा, ठीक है। फिर बॉडी ले करके आऊँगा, बॉडी के कुछ कलर दूंगा, ठीक। उसकी फैमिली, फॉन्ट फैमिली कुछ अच्छी कर दूंगा। फिर इसमें डिस्प्ले वगैरह लिखेंगे अपन, डिस्प्ले की करेंगे कि सेंटर पे हो जाए, पैडिंग फिर वहाँ से देंगे, फिर गैप देंगे, मतलब कार्ड में देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद और क्या करेंगे अपन, फिर बैकग्राउंड कलर उसका अलग देंगे कार्ड का, जो ये अंदर वाला कार्ड रहेगा, ठीक है। इसकी मार्जिन पैडिंग कुछ अलग देंगे। फिर इमेज को हम लोग सेलेक्ट करेंगे, इमेज की हम लोग कुछ मैक्सिमम विड्थ या हाइट हम लोग सेट करेंगे, ठीक है। या फिर उसके बाद हेडिंग है, हेडिंग को भी अपन लोग कुछ चेंज करेंगे, पैराग्राफ को चेंज करेंगे, और जो अपन की लिंक आएगी, लिंक जो नीचे रहेगी उस पर भी अपन कुछ होवर इफेक्ट डालेंगे। तो अपना क्या रहेगा, सारा के सारा जो है अपना एक तरीके से रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अपन लोग, ये वैसे कि लास्ट क्वेश्चन ही है तो इसमें अपन थोड़ा ज़्यादा टाइम दे देते हैं।
तो ये मैं आ चुका हूँ अपने इधर पे, ठीक है, अपने डॉक्यूमेंट में। तो मैं क्या करूँगा, ये अभी मैं सारी चीज़ें यहाँ से अभी मैं उड़ा देता हूँ, ठीक है, इसको भी मैं हटा देता हूँ, सेव करता हूँ और इधर से भी मैं सेव करता हूँ। अभी की स्क्रीन में कुछ नहीं आ रहा है, ठीक। मैं क्या करूँगा, पहले तो मैं HTML लिख देता हूँ, यहाँ पे कुछ बेसिक टैग वगैरह लिख देता हूँ। अब हम लोग बनाने जा रहे हैं इसमें कार्ड, ठीक है। तो कार्ड बनाने के लिए अब मैं सबसे पहले एक सेक्शन बनाऊँगा, ठीक है, सेक्शन बना देता हूँ। तो चलिए सबसे पहले मैं एक सेक्शन बनाता हूँ। तो सेक्शन लिखूँगा, ये मैं सेक्शन लिखता हूँ बॉडी के अंदर, और जिसको मैं क्लास दे देता हूँ, एक क्लास दे देता हूँ, इसका नाम रहेगा कार्ड्स, ठीक है। इसमें बहुत सारे कार्ड्स होंगे, जिसके अंदर मैं आऊँगा तो एक बनाऊँगा डिव क्लास, काहे का, कार्ड का। ये कार्ड का मैंने डिव क्लास बना दिया और इसको मैंने सेव कर दिया, ठीक है। अब जो भी कार्ड रहेगी वो मेरे इसमें यहीं पे बनेगी, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले मैं क्या कर देता हूँ, एक इमेज टैग दे देता हूँ, इमेज src करके, ठीक है। ये इमेज src alt आ गया और यहाँ पे मैं कुछ एक इमेज डाल देता हूँ। सपोज मैं इमेज डाल देता हूँ यहाँ पे, मेरे पास इमेज है कि नहीं है यहाँ पे, ठीक है, मेरे पास एक इमेज है यहाँ पे। मैं इस इमेज को डाल देता हूँ और सेव करता हूँ। तो अभी तो कुछ चेंज देखने को नहीं मिल रहा, अच्छा, क्योंकि मैंने इसे लिंक नहीं किया है। CSS स्टाइल से जा कर के मैं लिंक कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिंक लिखूँगा और यहाँ पे अपने CSS पार्ट 2 को डालूँगा, सेव करूँगा। अभी भी कोई चेंज नहीं आया है। एक बार इसे बंद करेंगे और एक बार फिर से गो लाइव करते हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे कुछ एक इमेज आ रही होगी, ठीक है, जो कि अभी परफेक्टली विजिबल नहीं। इसको मैं छोटा करूँ तो ये कुछ इस तरीके से इमेज आ रही है यहाँ पे, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अभी ये बहुत मिनिमम साइज में ये भी है, इसको मैं मतलब मुझे 100 में देखना है, ठीक है। ये मेरी एक्चुअल स्क्रीन है जो कि ब्लर हो रही है वहाँ पे। तो अभी मैं स्टाइलिंग के थ्रू सारी चीज़ों को ठीक करूँगा। उसके पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इमेज के नीचे मैं क्या करूँगा, एक सैम्पल हेडिंग भी डाल देते हैं। H2 की हेडिंग लिया मैंने और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ कुछ सैम्पल हेडिंग, ठीक है, सैम्पल हेडिंग, सैम्पल हेडिंग सेव कर दिया। तो यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा, एक सैम्पल हेडिंग लिख करके, ये देखो आ गया, ठीक है। उसके नीचे फिर मैं पैराग्राफ लूँगा और पैराग्राफ में क्या कर देता हूँ, कुछ लॉरेम कर देता हूँ, 15 कर देते हैं, ठीक है, 15, ये कुछ 15 वर्ड्स आ जाएंगे नीचे लिख करके। उसके बाद क्या करूँगा, इसमें एक मैंने बोला था कि एक लिंक भी दे देंगे, ठीक है। तो एक लिंक भी दे देंगे, सॉरी क्या क्लिक हो गया, एक लिंक देंगे यहाँ पे। तो लिंक में हम लोग ऐसे देंगे, एक टैग देंगे और इसमें अपन कर देते हैं हैशटैग। जब भी हमें कोई अगर लिंक नहीं है हमारे पास तो ऐसे ही कुछ कर देते हैं अपन, ठीक है, जिसकी मुझे क्लास भी रखनी है, ठीक है। तो क्लास मैं दे देता हूँ इसको क्लास, इसका क्लास का नाम मैं दे देता हूँ सपोज रीड मोड, ठीक है, रीड और मोड, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा रीड मोड, ठीक है। ऐसा कुछ करके आ जाएगा वहाँ पे। सेव किया मैंने, ये कुछ अब ऐसा लिख करके आ रहा है लिंक के साथ, ठीक है, और ये हमारी इमेज है। अब मुझे इसे ही स्टाइल करना है चीज़ों को, ठीक है। तो कैसे करेंगे, आइए चलिए देखते हैं हम लोग। CSS जो अपनी CSS स्टाइलिंग है वहाँ पे आएंगे। वहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग बॉडी सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, बॉडी सेलेक्ट करते हैं, फिर हेडिंग 2 को भी सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद पैराग्राफ को भी सेलेक्ट कर लेते हैं और एक को भी, मतलब सारी चीज़ों को हमने, मतलब अगर मैं ऐसा कुछ करना चाहूँ स्टार लगा करके तो वो भी मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसलिए मैं कॉम्प्लिकेशन नहीं ला रहा हूँ ज़्यादा, इसलिए आपको समझ में आए। तो 0 लिख दिया मैंने यहाँ पे और पैडिंग मैंने कर दिया इसको 0, सेव किया, सारी चीज़ एकदम किनारे पे आ गई बिल्कुल यहाँ पे, ठीक है, देखो है ना, ये कोई स्पेस नहीं है अभी ये। इसके बाद अब मैं आता हूँ यहाँ पे बॉडी को सबसे पहले सेलेक्ट करता हूँ। बॉडी मैंने सेलेक्ट किया और इसको मैंने किया, तो यहाँ पे मैं सबसे कर देता हूँ बैकग्राउंड कलर और दे देता हूँ इसका बैकग्राउंड कलर हैशटैग कुछ वाइटिश ग्रे टाइप का। तो F0 करके देखते हैं कुछ कलर आता है क्या। हाँ, ये कुछ कलर तो आया है ग्रेस टाइप में, ठीक है, अभी दिख नहीं रहा है, ठीक है। चलो F0 करके आ गया कलर।
फॉन्ट फैमिली भी हम लोग इसको दे देते हैं, फॉन्ट फैमिली। ये बॉडी का बेसिकली क्या है कि अपन जो बॉडी वहाँ पे लिखेंगे, बॉडी के अंदर कोई भी टेक्स्ट, उसका क्या होने वाला है, ठीक है। तो जैसे कि मैं इसको दे देता हूँ टाइम्स न्यू रोमन, ठीक है, टाइम्स न्यू रोमन। सेव करूँगा तो थोड़ा कुछ टेक्स्ट बदल के आया है कि नहीं आया, अभी तो अपन ने देखा ही नहीं था इसे। फिर आते हैं अपन कार्ड्स की तरफ, ठीक है। कार्ड्स को सेलेक्ट करते हैं, जो कि पूरा एक ओवरले कार्ड्स का रहेगा, ठीक है, उसको अपन सेलेक्ट करते हैं। लेकिन अभी हम इसमें कुछ खास करेंगे नहीं, इसमें सिंपली हम लोग क्या करते हैं, अलाइन आइटम्स कर देते हैं, इसको अलाइन आइटम कर देते हैं, अलाइन आइटम, इसको सेंटर दे देते हैं, सेंटर, ठीक है। सेव किया हमने, अब ये सेंटर पे आएगा और अलाइन आइटम सेंटर ना करके स्ट्रेच कर दो इसे, स्ट्रेच। सेव किया हमने। फिर उसके बाद जो है इसमें गैप दे देते हैं, थोड़ा गैप दे देते हैं 20px, 20px गैप दिया हमने, सेव किया। फिर उसके अभी ये कुछ नहीं दिख रहा है इसमें, ठीक है। पैडिंग करेंगे इसमें, पैडिंग करेंगे इसमें अपन लोग 20px। देखते हैं, चेंज कर करके देख रहे हैं कि क्या हो रहा है अभी। तो ये पैडिंग हमें थोड़ी सी लगता है मिल चुकी है यहाँ पे, ठीक है ये। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, कार्ड सेलेक्ट करते हैं, ठीक, कार्ड को इसको भी एक काम करते हैं, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर देते हैं इसका, ठीक। तो अलाइन आइटम है, अलाइन आइटम के बाद यहाँ पे अपन लिख देते हैं जस्टिफाई कंटेंट, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। सेव किया हमने। अब इसके बाद अपन आते हैं कार्ड सेलेक्ट करने के लिए, तो डॉट कार्ड सेलेक्ट करते हैं, जिसका मुझे बैकग्राउंड कलर क्या रखना है, बैकग्राउंड कलर मुझे रखना है, सपोज हैशटैग लिया FFF करके देखते क्या कलर आता है। सेव किया, कुछ अभी कलर दिख नहीं रहा है, क्या कलर हुआ है ना। इसके बाद अपन लोग आएंगे नीचे, पैडिंग करेंगे, इसकी पैडिंग करेंगे, कलर अपन बाद में भी चेंज कर सकते हैं ना, 20px, 20px। सेव किया हमने, पैडिंग दे दिया हमने, ठीक है। और फिर इसका मार्जिन रख देते हैं, मार्जिन, मार्जिन 0। सेव किया हमने, 0 मतलब कि कार्ड के उससे अपन मार्जिन सेलेक्ट कर रहे हैं, अंदर जो बाहर वाला कार्ड्स था उसके कंपेयर में अपन लोग कार्ड का मार्जिन सेट कर रहे हैं। इसका बॉर्डर रेडियस, देखो बॉर्डर रेडियस क्या करता है कि एक तरीके से अपन को जो है बॉर्डर प्रोवाइड कर देगा, ठीक है, मतलब जो है एक थोड़ा सर्कल प्रोवाइड कर देगा यहाँ से। तो अपन में 15px दे देते हैं, ठीक है। सेव करते हैं। अभी क्या कुछ चेंज, अभी कोई खास चेंज नहीं नज़र आ रहा है ना अपन को। तो इसमें अपन क्या करते हैं, इसमें और कुछ बॉक्स शेडो भी कर देते हैं, इसमें बॉक्स शेडो भी इसका डाल देते हैं, सपोज 005px, 5px। सेव किया। अब ये देखो कुछ नज़र आने लग गया ये चीज़, ठीक है, अलग से बॉक्स शेडो, ठीक, शेडो इस आने लग गए इसमें। और इसका कलर भी अपन लोग दे देते हैं, थोड़ा सा RGBA करते हैं, और इसमें मैं दे देता हूँ इसको 0। सेव, अभी सेव करता हूँ, देखो कुछ खास कलर नहीं है, जिसको मैं 0 कर देता हूँ, ठीक है। इसको भी मैं 0 कर देता हूँ, इसको भी मैं 0 कर देता हूँ, इसको मैं 0.2 कर देता हूँ। सेव करूँगा तो ये कुछ ऐसा देखो, अब कार्ड जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, ठीक है। अभी हमारी इमेज सेलेक्ट नहीं है, इसलिए ये बाहर भाग रहा है। तो अभी पहले मैं इसको इमेज को भी सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो अब मैं आता हूँ अपने इमेज टैग को सेलेक्ट करता हूँ, और क्या करूँगा, इमेज को मैं इसकी मैक्सिमम विड्थ दे देता हूँ, इसकी मैं मैक्सिमम विड्थ दे देता हूँ सपोज 100%, 100%। सेव किया मैंने। अब देखो ये कुछ कार्ड जैसा नज़र आने लग गया, ठीक है। इसके बाद मैं इसमें क्या करता हूँ, हाइट इसकी दे देता हूँ ऑटो। सेव किया, मतलब ऑटोमेटिक ही अपने आप को एडजस्ट करेगा। फिर बॉर्डर रेडियस इसकी भी मैं दे देता हूँ। देखो अभी जैसे ये बॉर्डर रेडियस कैसा है, एकदम बिल्कुल शार्प है, तो इसको मैं बॉर्डर रेडियस दे देता हूँ, बॉर्डर रेडियस इसका मैं दे देता हूँ सपोज 25px, है ना, उसकी मैंने 15px दिया था। सेव किया। अब देखो ये कुछ कार्ड जैसा लेआउट बन चुका है हमारे ऊपर, ठीक है। देखो यहाँ का कलर कुछ और है, यहाँ वाइटिश है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है अपन लोग क्या करेंगे, इसमें ये सारी चीज़ें तो अपन ने सेलेक्ट कर ली, थोड़ा सा हेडिंग वगैरह को भी अपन सुधार देते थे। तो हेडिंग को लिया मैंने, और इसको मैं कर देता हूँ फॉन्ट साइज, इसका मैं फॉन्ट साइज कर देता हूँ
24px सेव किया। फिर उसके बाद मार्जिन इसका दे देता हूँ, मार्जिन इसको मैं दे देता हूँ 10px और 0। सेव किया मैंने। अभी कुछ खास अंतर नहीं देखने को मिल रहा है, ठीक है। चलो छोड़ो इसे, पैराग्राफ पे आते हैं। पैराग्राफ को सेलेक्ट किया मैंने और इसको दे देता हूँ मार्जिन बॉटम दे देते। बॉटम से मार्जिन कितनी रहेगी इसकी 10px। सेव किया, ये थोड़ा सा मार्जिन मिल गई, ठीक है। इसके बाद मैं और क्या करूँगा यहाँ पे, इसके बाद मैं डॉट रीड मोर सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। इसको मैंने डॉट रीड मोर ही बनाया था ना, ये वाले को, इसको, ठीक। फिर सेलेक्ट किया इसे मैंने, डिस्प्ले करूँगा मैं इसको, डिस्प्ले करूँगा इनलाइन ब्लॉक क्या करता था कमेंट सेक्शन में जल्दी से आप लोग को बताना है, ठीक है। ये इनलाइन मैंने कर दिया सेव। इसके बाद यहाँ पे मैं इसकी पैडिंग लिखूँगा, पैडिंग रहेगी इसकी 10px और 20px। सेव किया, ठीक है। फिर उसके बाद थोड़ा मतलब खिसक गया यहाँ पे। और फिर उसके बाद बैकग्राउंड इसका मैं कलर दे देता हूँ, बैकग्राउंड कलर इसको मैं दे देता हूँ #333। सेव किया, कुछ ऐसा कलर इसका हो गया है। और इसका मैं टेक्स्ट कलर दे देता हूँ, कलर वाइट कर देता हूँ ना, तो #FFF सेव कर दूंगा मैं, ये वाइट हो गया यहाँ पे। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, टेक्स्ट डेकोरेशन जो ये अंडरलाइन आ रहा है इसको हटा देता हूँ। तो टेक्स्ट डेकोरेशन से मैं इसको नन कर देता हूँ, तो ये अब अंडरलाइन हट जाएगी, ये देखो, ठीक है। उसके बाद बॉर्डर रेडियस करूँगा, बॉर्डर रेडियस इसको भी मैं एक रेडियस दूंगा जो कि रहेगी 5px इसका, ठीक है, 5px। तो ये मैं जैसे ही रिफ्रेश करूँगा, देखना अभी ये शार्प से, ये देखो थोड़ा सा मुड़ गया वहाँ पे, ठीक है। फॉन्ट वेट अपन दे देते हैं इसको, फॉन्ट वेट इसको अपन दे देते हैं जो कि बोल्ड रहे, ठीक। ये मैंने सेव कर दिया, फॉन्ट वेट बोल्ड। अब देखो कुछ कार्ड जैसा आ रहा है। एक काम और कर सकते हैं अपन कि जैसे ही अपन रीड मोर में जाएं और ये क्या करेगा, हॉवर इफेक्ट आ जाए इसमें। हॉवर इफेक्ट क्या आ जाए इसमें कि बैकग्राउंड कलर जो हो, बैकग्राउंड कलर वो बदल करके क्या हो जाएगा, #555। देखते हैं क्या कलर हो जाएगा। अभी ये ब्लैक है, ये देखो थोड़ा सा मतलब हल्का हो जा रहा है कलर, मतलब पता चल रहा है कि हाँ हम अपन ऊपर गए हैं उसके। आप इसी तरह होवर इफेक्ट इसमें भी करते हैं कि जैसे आप इसमें ले जाओगे इमेज पे, तो इमेज अपनी स्क्रीन से बड़ी हो जाएगी, सारा कुछ बड़ा हो जाएगा, है ना। तो ऐसे ही कुछ अपन जो है उस स्टाइलिंग को करते हैं। अब सपोज अगर मैंने बहुत सारे अगर ये डिव बना दिए, ठीक है, जैसे कि अभी मेरे पास ये एक डिव है, इसी को मैं क्या करूँगा, ये यहाँ से सेलेक्ट करूँगा कार्ड से लेकर के, और ये जहाँ तक डिव क्लोज हो रहा है इसको मैं क्या करता हूँ, मल्टीपल दे देता हूँ। सपोज ये यहाँ, ठीक है, एक मल्टीपल मैंने इमेज दे दिया। तो कुछ देखते हैं, कुछ ऐसे आ रहा, देखो, ठीक है, एकदम बिल्कुल नीचे तक। इसको मुझे क्या करना है, एक लाइन में अगर करना है थोड़ा, मतलब एक लाइन पे दो कम से कम दिखे, दो या तीन। तो उसके लिए मैं फिर क्या कर सकता हूँ, उसके लिए मैं अब कार्ड्स को सेलेक्ट करूँगा, ठीक है, क्योंकि कार्ड ही अल्टीमेटली इन सबको पकड़ के रखा हुआ है सारी चीज़ों को। तो कार्ड्स में मैं जाऊँगा, ये जो मैंने कार्ड्स बनाया था, ठीक है, इसमें मैं क्या करूँगा, जाकर के इसको मैं जैसे ही डिस्प्ले कराऊँगा, डिस्प्ले फ्लेक्स, तो क्या होगा, ये सारी की सारी एक लाइन में देखो आ गई, ठीक है, सारी की सारी एक लाइन पे यहाँ पे आ गया। अब ऐसे अच्छा नहीं दिख रहा है, तो थोड़ा मैं क्या करता हूँ, इसको एक या दो करने के लिए मैं क्या करूँगा, जो मैंने ये इमेज की हाइट वगैरह ये जो सेट किया था ना, इसके हिसाब से मैं क्या कर सकता हूँ कि दो दिखने लग जाए। तो उस हिसाब से मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे फ्लेक्स के साथ इसको मैं फ्लेक्स रैप कर दूंगा। फ्लेक्स रैप क्या रहे, रैप मतलब क्या हो जाएगा कि जो भी मतलब एक्स्ट्रा जाएगी चीज़ें वो नीचे आ जाएगी, ठीक है। तो जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया, अब देखो अभी तो ये एक आ रहा है, जैसे मैं इसको फुल स्क्रीन में करूँगा तो अभी कोई बदलाव नहीं आया है। इस पर मैं फ्लेक्स रैप वाला काम क्यों नहीं किया। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग एक प्रॉपर्टी सेट कर देते हैं कि कितने में हमारा जो है फ्लेक्स कैलकुलेट होगा। तो फ्लेक्स कैलकुलेट नाम का एक हम लोग एक प्रॉपर्टी बनाएंगे जो कि किसके अंदर रहेगी, वो रहेगी हमारी कार्ड के अंदर, ठीक है। हमें कार्ड को ही वो करना है, एक तरीके से बनाना है।
ठीक है। या तो इसकी हाइट तुम बना सकते हो, कार्ड पूरे कार्ड का जो हाइट रहे वो ही अगर तुम बना दो, कार्ड की हाइट रहे मान लो 50% और विड्थ रहे इसकी 50%। सेव किया हमने, तो ये कुछ ऐसा आ रहा है। मैं क्या करूँगा यहाँ पे मैं इसको जो है ना हाइट विड्थ की जगह क्या करता हूँ, फ्लेक्स प्रॉपर्टी दे देता हूँ। फ्लेक्स कैलकुलेट क्या होनी चाहिए इसकी, 0 CALC और फिर इसके बाद इसमें दे देता हूँ 33.33% टू 20px। अब देखते हैं क्या चेंज होता है। अभी तो ये अच्छा ऐसा हो गया। फिर उसके बाद ये स्पेस बिटवीन को हटा दें, ये कुछ ऐसा आ रहा देखो, ठीक है। 2 3 कार्ड का इसी तरह हम लोग लेआउट को बनाते हैं। आई होप आप लोग ये कार्ड बनाना सीख गए होंगे। उसमें जाहिर सी बात है बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं उसमें करना, कि अपन को 3 रो चाहिए, ठीक है, या कॉलम चाहिए, कैसा डिज़ाइन करना है, वो सारी चीज़ें हैं। तो वो सारी चीज़ें अपन अगली आने वाली वीडियोस में देखेंगे। तो आई होप आज आप लोगों ने कुछ नया सीखा होगा। अगर आज आप लोगों ने कुछ नया सीखा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल या ग्रुप पे जुड़ करके वहाँ पे भी हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।